हेलो एवरीवन। बच्चों, आपका स्वागत है। और आवाज आ रही है आपको क्लियर? कपिल, रजत, उदय। हाँ जी, इज इट ओके? आकृति, एम आई ऑडिबल? चलिए, बहुत बढ़िया। हाँ जी, गुड इवनिंग। तो शुरू करते हैं आज का सेशन। बच्चों, आपकी 2 पॉलिटी की क्लासेस हो चुकी हैं और जो है ये क्लासेस आपकी कैरी ऑन रहेंगी मंडे से। और बच्चों जो है, आज जो है क्योंकि सर अवेलेबल नहीं थे और कुछ जो है निजी कारणों से ऐसे पॉलिटी की ही क्लास होनी थी, लेकिन बच्चों जो है आज हम इकोनॉमी भी साथ साथ शुरू कर लेते हैं ताकि आपका नुकसान ना हो, तो इसलिए हमने क्लास कैंसिल भी नहीं की। तो बच्चों शुरू करते हैं आज का सेशन। और बच्चों, आज का जो सेशन है वो जुड़ा होगा हमारा इकोनॉमिक्स से। आप में से कितने ऐसे विद्यार्थी हैं जो मुझे बता सकते हैं कि इकोनॉमिक्स ये जो शब्द है और इकोनॉमी, इनमें क्या अंतर है? या आपने पढ़ा हो या आप बता सकते हो। इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी, मैं ये तो जरूर उम्मीद करता हूं कि आपने ये दोनों ही शब्द जरूर सुने होंगे। या फिर अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि आज की ये जो क्लास है, इसमें हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम इकोनॉमिक्स पढ़ने वाले हैं या इकोनॉमी पढ़ने वाले हैं? चलिए भाई, कोई भी अभी तक खास उत्तर नहीं आ रहा, तो बच्चों मैं ही इसको शुरू करता हूं। तो बच्चों जो है, यहां पर जो है आज हम जो पढ़ने वाले हैं, हम एक सब्जेक्ट पढ़ने वाले हैं। और जब भी हम कोई सब्जेक्ट पढ़ते हैं तो बच्चों उसमें बड़े सारे टॉपिक्स जो हैं वो रहते हैं जिनको हमें अंडरस्टैंड करना पड़ता है। तो ये बड़े सारे टॉपिक्स को समझना, उनके बारे में पढ़ना एज ए सब्जेक्ट, बच्चों उसे हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि आज हम जो क्लास अटेंड कर रहे हैं, हम जो सब्जेक्ट शुरू करने जा रहे हैं, वो इकोनॉमिक्स है, वो इकोनॉमी नहीं है। तो फिर मन में एक सवाल पैदा होता है कि इकोनॉमी क्या है? बच्चों, इकोनॉमी है कि ये जो इकोनॉमिक्स में जो बहुत सारे सिद्धांतों के बारे में, बहुत सारे जो प्रिंसिपलों के बारे में, बहुत सारे बच्चों जो है नए नए जो जो बच्चों जो हमारी अर्थव्यवस्था से जुड़े हुए आइडियाज हैं, उनके बारे में, जिनके बारे में हम इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, रिसर्च करते हैं, जब उनको मार्केट में इंप्लीमेंट किया जाता है, जब उनका इस्तेमाल किया जाता है, तो बच्चों उसे हम इकोनॉमी बोल देते हैं। या अगर मैं और सिंपल भाषा में बात करूं, तो जब बच्चों किसी भी मार्केट में जो है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं और उन इकोनॉमिक एक्टिविटीज की वजह से वहां पर बच्चों जो है वहां पर जो है जो बदलाव आए, और अब जब उन बदलाव को हम किसी और कंट्री में आए हुए बदलाव से जब कंपैरिजन करते हैं, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे हमारे प्रधानमंत्री जी हमेशा बोलते हैं कि हमारा देश जो है, पहले जब वो जो है सरकार में आई थी तो 10वीं बड़ी इकोनॉमी था, आज हम 5वीं बड़ी इकोनॉमी है और अब लक्ष्य रखे जा रहे हैं कि हम दुनिया की तीसरी बड़ी इकोनॉमी हो जाएंगे। तो ये बच्चों कंपैरिजन है कि हमारी इकोनॉमी का वॉल्यूम क्या है, उसकी जो है जीडीपी वैल्यू क्या है, दूसरे कंट्रीज की जीडीपी वैल्यू के जो है कंपैरिजन। तो जब इकोनॉमी है तो वहां पर कंपैरिजन है,
दूसरे कंट्रीज, दूसरी मार्केट के संदर्भ में। और इकोनॉमिक्स जो एज ए सब्जेक्ट हम पढ़ रहे हैं, वहां तो हमें चीजों को रिसर्च करना है, एनालिसिस करना है और उनको समझने की कोशिश करनी है। आई होप सो आपको ये जो बेसिक आइडिया है, जो मैंने शुरुआत में बताया है, आपको अच्छे से समझ आ गया होगा। और जैसे ही आपको समझ आए तो बच्चों मुझे यस सर या पूरा नहीं लिख सकते तो वाई लिखकर बता दीजिए, ठीक है, कि भाई मुझे अंडरस्टैंड हो जाएगा कि आपको सारी चीजें समझ आ गई हैं। और कहीं पर भी कोई डाउट हो तो साथ साथ आप पूछ सकते हैं मेरे से। तो बच्चों ये जो डाउट है, साथ साथ मैं क्यों बोल रहा हूं, उसका एक बड़ा रीजन है, उसके बारे में भी मैं अभी बातचीत करूंगा। बच्चों जब हम इकोनॉमिक्स के सब्जेक्ट्स की टॉपिक्स का जिक्र करते हैं तो आमतौर पे चाहे आप एचएएस के एग्जाम के लिए बात करें, हमारा जो कमीशन का एग्जाम है एचएएस, बच्चों चाहे आप एनटी के एग्जाम के लिए बात करें, चाहे आप जो है हमारे अलाइड के एग्जाम के लिए बात करें, तो बच्चों इनके सिलेबस में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है। यही सारे टॉपिक्स जो हैं, जिसमें बेसिक ऑफ इकोनॉमी है बच्चों, फिर नेशनल इनकम के बारे में चर्चाएं की जाती हैं, फिर बच्चों कई सारी जो हैं बड़ी महत्वपूर्ण जो है बच्चों मार्केट से जुड़ी हुई जो है बच्चों जो सिद्धांत हैं, चाहे वो डिमांड का हो, चाहे वो सप्लाई का हो बच्चों, चाहे वो इससे अलावा इन्फ्लेशन का हो, एम्प्लॉयमेंट का हो, पॉवर्टी का हो, इन सभी के बारे में पढ़ना है। इसके अलावा बच्चों हमारा जो बैंकिंग सिस्टम कैसा है, बैंकिंग सिस्टम का इतिहास कैसा है, मॉनेटरी पॉलिसीज कैसी होती हैं, फिस्कल पॉलिसीज किसे बोलते हैं बच्चों, बजट किसे बोलते हैं, टैक्स स्ट्रक्चर कैसा है, हमारा प्लानिंग कमीशन या प्लानिंग या बच्चों जिसे हम बोल सकते हैं इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में जो है हमें पढ़ना है। तो ये सारे ही टॉपिक जो हैं, ये हमारा जो है सिलेबस में कोई कमी नहीं है और बच्चों है सिलेबस में कोई डिफरेंस नहीं है। लेकिन यहां पर एक बड़ा ही जो है बच्चों रियलिटी क्या है, लेकिन रियलिटी बच्चों, अब रियलिटी कौन दिखाएगा? रियलिटी वो नहीं दिखाएगा जो मैं क्लासेस में पढ़ा रहा हूं। हमें जो है इकोनॉमिक्स आती है नहीं आती है बच्चों, इसका पता तो हमसे जो एग्जाम में पूछा गया है वो अगर आता है तो तभी हम कह पाएंगे कि इकोनॉमिक्स हमारी बेटर है, हम सही से आंसर दे पाए। भाई चाहे हम किताबें कितनी मर्जी पढ़ लें, इनके बारे में जितना मर्जी डिटेल पढ़ लें, लेकिन जब तक हम एग्जाम में सही से नंबर नहीं ला पाए तो इसका मतलब है बच्चों चाहे हमने पीएचडी भी कर लिया है इकोनॉमिक्स में, तो हमारा जो है उसे पढ़ने का कोई भी बेनिफिट नहीं है। क्योंकि ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूं बच्चों कि ये सारे के सारे टॉपिक जो हैं हम पढ़ते हैं, हम पढ़ेंगे भी, लेकिन बच्चों ये जो सब्जेक्ट है ना, इतना डायनेमिक है बच्चों, इतना जो है अनएक्सपेक्टेड है कि भाई इसके बारे में जब तक आपको बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं हो पाती, करंट अफेयर को इसको साथ आप नहीं जोड़ सकते, आप अपनी कॉमन सेंस जो है इसमें अगर आप नहीं चला सकते तो इसमें आप जो है ज्यादा सफल नहीं हो पाएंगे। तो इसलिए आपको जो है अपनी बेसिक अंडरस्टैंडिंग को भी इंप्रूव करना है इकोनॉमिक्स में। और बच्चों जो है बेसिक अंडरस्टैंडिंग के साथ साथ जो है बहुत सारी जो है आपको स्टोरीज सुननी है इकोनॉमिक्स के बारे में, इतिहास में क्या क्या हुआ। जैसे कि अगर मैं एग्जांपल के तौर पे दूं कि बच्चों जो है हम देखते हैं 1920 के दशक का अमेरिका, उसके बारे में अंडरस्टैंड करना होगा। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान इकोनॉमी के क्या हाल रहे, या फिर भारत में 1990 के बाद का जो इतिहास है, जिसके बाद एलपीजी पॉलिसी आने के बाद का इतिहास क्या रहा, उसको हमें अंडरस्टैंड करना होगा। क्योंकि जब तक हम बेसिक अंडरस्टैंडिंग नहीं कर पाएंगे हमारे नंबर नहीं आ पाएंगे बच्चों। और ये मैं आपको विद प्रूफ भी बता देता हूं। विद प्रूफ कैसे बच्चों, ये लास्ट पेपर था 2019 का। मैं आपको आज दो एग्जाम दिखाने वाला हूं। एक तो अलाइड का एग्जाम बच्चों 2019 में जो लास्ट टाइम हुआ था। अब इसमें प्रश्न क्या क्या आए बच्चों, इसमें पहला जो प्रश्न आया वो इलेक्ट्रल बॉन्ड से जुड़ा हुआ था, जो 2018 में जो है इशू किया गया था सरकार द्वारा, जिसकी शुरुआत की गई थी। तो आप इसको इकोनॉमी का क्वेश्चन ना मानते हुए करंट अफेयर का भी मान सकते थे, क्योंकि 2018 के बजट 17 के बजट में है जो है अरुण जेटली ने बच्चों इसे पेश किया था। और उस समय ये काफी चर्चा में था कि कैसे जो है पॉलिटिकल पार्टीज को जो है अब कोई भी व्यक्ति जो है भाई अपना पैसा दे सकेगा और उसके पैसे को उजागर भी, उसके नाम को उजागर भी नहीं किया जाएगा। लेकिन वो एक अलग बात है कि 2024 आते आते सुप्रीम कोर्ट के डंडे के बाद सभी का नाम उजागर करना पड़ा। तो ये 2019 में प्रश्न आया था इलेक्टोरल बॉन्ड, तो आप इसको करंट अफेयर से जुड़ा हुआ बोल सकते हैं बच्चों। फिर उसके बाद अगर मैं बात करूं बच्चों, ये जो है एशिया अफ्रीका ग्रोथ कॉरिडोर के बारे में प्रश्न आया था। अब ये भी मैं इकोनॉमिक्स की बजाय करंट अफेयर से जो है रिलेट करके देख सकता हूं, क्योंकि वो चर्चा में था बच्चों उस समय पर जो है इकोनॉमिक कॉरिडोर।
फिर जैसे कि लास्ट ईयर G20 में बच्चों जो है हमारा इंडिया इंडिया मिडल एशिया और यूरोपियन इकोनॉमिक कॉरिडोर चर्चा में रहा। अभी कुछ ही दिन पहले इंडिया और रशिया के बीच जो नॉर्थ एंड साउथ कॉरिडोर चर्चा में रहा। तो बच्चों इस तरह से हम देखते हैं करंट अफेयर इसमें इतना महत्वपूर्ण हो जाता है। या फिर बच्चों यहां पर आप देखें कि भाई यहां पर बच्चों अगर देखें फिर जो है करंट अफेयर से जुड़े कुछ फैक्ट्स हैं। एनर्जी मैन्युफैक्चरिंग के बारे में क्वेश्चन पूछा गया कि भाई क्या भारत इसका सबसे बड़ा सोलर एनर्जी का प्रोड्यूसर है? क्या भारत में जो है 20 गीगावाट का एनर्जी हमने अचीव किया है या नहीं किया? तो इस तरह का प्रश्न आया बच्चों। फिर उसके बाद अगर मैं देखूं यहां पर जो है नीति आयोग का क्वेश्चन आया और उस समय एक नई टर्मिनोलॉजी, एक नई टर्म जो है बच्चों उस समय चर्चा में हुआ करती थी, सर्कुलर इकोनॉमी। आजकल तो वो जो है हर किसी को पता है। तो सर्कुलर इकोनॉमी का अगर आपको पता होता तभी आप इसका उत्तर दे पाते। फिर बच्चों इसके बाद मैं अगर देखूं कि भाई भारत के सबसे बड़े स्ट्रेटेजिक रिजर्व कहां पर है? बच्चों ये भी एक तरह का सिंगल लाइनर क्वेश्चन है। कोई आपकी जो है बहुत ज्यादा अंडरस्टैंडिंग नहीं लगती, लेकिन व्हाइट लेवल एटीएम का सीधा सीधा प्रश्न पूछा गया आपसे। और व्हाइट लेवल एटीएम क्या होते हैं, क्यों इनका जो इस्तेमाल किया जाता है? फिर बच्चों इसके बाद जो है अगर मैं देखूं यहां पर इन्फ्लेशन से जुड़ा प्रश्न है कि इनमें से कौन से जो इंडाइसेस हैं वो आरबीआई द्वारा इस्तेमाल किए जाते हैं ताकि इन्फ्लेशन को जो है मेयर किया जा सके। फिर बच्चों जो है यहां पर जो है 14वें फाइनेंस कमीशन से जुड़ा प्रश्न पूछा गया कि भाई यहां पर स्टेट के शेड्स को लेकर भाई कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रखा जाता है? फाइनेंस कमीशन कौन कौन से पैरामीटर्स को ध्यान में रखता है, यह प्रश्न पूछा गया। फिर बच्चों जो है यहां पर जो है स्मॉल फाइनेंस बैंक, ये भी एक करंट अफेयर से जुड़ा प्रश्न था क्योंकि 2016 में ही 17 में बच्चों ये बैंक्स जो हैं वो नए नए आए थे, स्मॉल फाइनेंस बैंक। फिर उसके बाद ये 5 ईयर प्लान से जो प्रश्न पूछा गया कि भाई कौन सा प्लान जो है वो अपनी टर्म से पहले ही खत्म हुआ। मतलब ये एक फैक्चुअल क्वेश्चन है, ना कि किसी अंडरस्टैंडिंग से जुड़ा हुआ। फिर बच्चों जो है ये क्वेश्चन जो है पूछा गया ग्रॉस फिस्कल डेफिसिट के बारे में। मैं इन प्रश्नों को जरूर बोल सकता हूं कि आपकी जो सिलेबस को जो है जब हम टॉपिक्स को पढ़ते हैं तो 2-3 प्रश्न ऐसे जरूर हैं जो आपको सिलेबस से सीधे सीधे बच्चों आए हुए हैं। फिर जीएसटी की आपको एडवांटेज जो है बतानी थी, एडवांटेज जो है आपको जो है इसका उत्तर देना था बच्चों। और फिर इसके अलावा जो है आपको सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच जो है बच्चों जहां पर सबसे ज्यादा लार्जेस्ट गैप दिखा, फैक्चुअल क्वेश्चन है कौन से 5 ईयर प्लान में सर्विस सेक्टर और इंडस्ट्रियल सेक्टर के बीच सबसे ज्यादा गैप दिखा, तो उसका क्वेश्चन है पूछा गया है। और बच्चों ऐसे ही क्वेश्चन जो है कई सारे फैक्चुअल क्वेश्चन अभी मैं ये फाइल आपको क्योंकि प्रोवाइड करूंगा तो एचएएस 2024 में जो अभी 30 जून को हुआ था वहां भी पूछे गए। तो ये पूरी की पूरी फाइल मैं आपको देने वाला हूं। तो इन सभी प्रश्नों से ये पता लगता है कि भाई अगर हम एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम देख लें कि 10 प्रश्न इकोनॉमिक्स के आए हैं तो 10 में से 6 या 7 प्रश्न आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग या फिर फैक्चुअल इंफॉर्मेशन पर ही आए हैं। तो हमें अगर पहले से ही पता है कि भाई ज्यादातर हमारा जो सेक्टर है, ज्यादातर जो हमारे प्रश्न है फैक्चुअल या बेसिक अंडरस्टैंडिंग पर आ रहे हैं, तो उस पर भी हम खास तौर पे जो है ध्यान देंगे और जो है ताकि बच्चों वहां पर जो है आपका कोई मार्क्स जो है ना कट सके, वहां पर आपकी परफॉर्मेंस अच्छी रहे। तो ये जो है कॉन्टेक्स्ट है। और मैं आपको बता दूं अगर आपने ग्रेजुएशन में इकोनॉमी पढ़ी है या जो इकोनॉमिक्स पढ़ी है या बच्चों आपने प्लस वन प्लस टू में पढ़ी है, बहुत ही कम स्तर पर उसका इस्तेमाल जो है हमें अपने सिलेबस में करना है। तो एक बार आप जीरो मानकर चलें, जब आप जीरो मानकर चलेंगे तभी आप जो है भाई अच्छे से जो है इसको पढ़ पाएंगे, अच्छे से जो है अंडरस्टैंड कर पाएंगे। तो यहां पर जो है आपको कम से कम ये कॉन्टेक्स्ट पता लग गया कि क्यों मैंने जो है आपको पुराने पेपर एचएएस या फिर जो है 2019 का अलाइड का पेपर है दिखाया है। तो यहां तक बच्चों आई होप सो कोई प्रश्न तो नहीं होगा, ठीक है। यहां पर जो है हम शुरू करेंगे फिर आज का जो अपना पहला जो है लेक्चर है बच्चों। बेसिक सी चीजें जो है हमें अंडरस्टैंड करनी है आज, ठीक है। लेकिन हर एक जो बेसिक अंडरस्टैंडिंग है बच्चों वो तभी हो पाती है जब हम उसका एग्जाम्पल आम जिंदगी से जोड़कर देख पाते हैं। क्योंकि अगर हम एग्जाम्पल्स ही बच्चों जो हैं ऐसे ले लेंगे जिनका बेसिक लाइफ से कोई लेना देना नहीं है, तो फिर हमारी अंडरस्टैंडिंग भी बेटर नहीं हो सकती है। ये बात जो है माइंड में जो है आप जो है ध्यान रख लें, ठीक है। तो जैसे बच्चों जो है सबसे पहले अगर हम बात करें इकोनॉमिक्स का, जैसे कि मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है कि इकोनॉमिक्स का सीधा सीधा जो है बच्चों मतलब है कि हम बहुत सारे सिद्धांतों को, प्रिंसिपल्स को जो है अंडरस्टैंड करते हैं, उनको समझते हैं।
बच्चों जो है उसे इकोनॉमिक्स बोलते हैं। हालांकि इसके अलावा हम ये भी बोल सकते हैं कि भाई इकोनॉमिक्स जो है बच्चों ये एक आर्ट है। किस चीज का आर्ट? जहां पर हम जो है इस चीज के बारे में रिसर्च करते हैं कि कैसे दुनिया में जो लिमिटेड रिसोर्सेज हैं, अब पॉपुलेशन तो लगातार बढ़ती जा रही है, कि कैसे हम लिमिटेड सोर्सेस को अनलिमिटेड लोगों तक लेकर जाया जा सके। अब मैं आपको एक एग्जांपल, हर चीज में एग्जांपल है बच्चों, हर चीज में जब आप एग्जांपल देखेंगे तो आपकी हर एक चीज की अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छे से हो जाएगी। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आप देख लें कि जैसे हमारे बच्चों एनर्जी के जो रिसोर्सेज हैं, आप मान लीजिए हमारा पेट्रोल और डीजल जो कच्चे तेल से बनते हैं, क्या बच्चों ये साधन अनलिमिटेड है? आप मुझे बताएं। क्या जो तेल है, कच्चा तेल है, उसका जो उत्पादन है वो अगले 100 200 400 वर्ष तक हो सकता है बच्चों? यस या नो? ठीक है, जैसे आकृति बोल रही है कि लिमिटेड है। ठीक है, बिल्कुल जी। अब जैसे बच्चों जो है, अब जो हमारे कई सारे अरब कंट्रीज हैं, जैसे सऊदी अरेबिया ले लीजिए, आप बच्चों जो है कतर ले लीजिए। ठीक है, आप जो है इसके अलावा जो है इराक ले लीजिए, ईरान ले लीजिए। बच्चों कितने ही सारे कंट्रीज हैं जिनकी इकोनॉमी बड़े स्तर पे जो है अब वो तेल की जो है बच्चों मांग पर है, टिकी हुई है। तो आप देखते होंगे, क्योंकि इन कंट्रीज को भी पता है कि भविष्य में 50-60 साल के बाद जो है बच्चों इनकी जो प्रोडक्शन है या इनकी जो अवेलेबिलिटी है वो या तो वो बिल्कुल पूरी तरह से खत्म हो जाएगी, या फिर बच्चों जो है भाई जो है इसकी जो डिमांड ही खत्म हो जाएगी। तो हम दोनों बातों को अगर देखते हैं कि सबसे पहले अगर प्रोडक्शन ही, इसकी जो अवेलेबिलिटी ही खत्म हुई, फिर क्या होगा? ठीक है, या इसकी डिमांड खत्म हुई, फिर क्या होगा? दोनों का एक ही उत्तर है कि कोई ना कोई अल्टरनेट चाहिए, डिमांड खत्म करने के लिए भी, और अगर खत्म होती है तो बच्चों जो है हमारी गाड़ियां, हमारी इंडस्ट्री कैसे चलेगी, ट्रांसपोर्टेशन कैसे होगा, उसके लिए भी कोई ना कोई अल्टरनेट चाहिए। तो अल्टरनेट क्या है? तो पिछले 15-20 साल से हम देखते हैं कि जो पूरी दुनिया भर की सरकार है वो रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस करने लगी हैं। बच्चों वो जो है हमारी सूर्य ऊर्जा है, हमारी जो विंड पावर है, हमारी जो जियोथर्मल एनर्जी है, इन सभी के ऊपर अपना फोकस करने लगी हैं। और जो है अगर आप देखें कि भाई भारत भी उनमें से एक है। इवन जो अंतरराष्ट्रीय सोलर अलायंस है उसका तो हेडक्वार्टर भी भारत में हमने बना रखा है। तो यहां पर जो है लिमिटेड चीजों को अनलिमिटेड लोगों तक और जो है अनलिमिटेड टाइम तक कैसे पहुंचाया जाए, तो यही जो है इकोनॉमिक्स है। इसी की स्टडी को, पॉसिबल मॉडल्स को जो है हम स्टडी को जो है वो हम बोल देते हैं इकोनॉमिक्स। दूसरी तरफ इकोनॉमी का बात करें, ये इन इकोनॉमिक्स में पढ़े जाने वाले सिद्धांतों को जब हम प्रैक्टिकल रूप में इस्तेमाल करते हैं बच्चों जो है, और उसे हम इकोनॉमी बोल देते हैं। और जब किसी डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में, डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया का मतलब है बच्चों, यहां पर जो मैं बात कर रहा हूं वो बात कर रहा हूं, जैसे भारत एक जो है देश है, जैसे हिमाचल एक प्रदेश है, तो हिमाचल प्रदेश के अंदर या पूरे भारत के अंदर एक ज्योग्राफिकल एरिया के अंदर जो है जो इकोनॉमिक एक्टिविटीज हो रही हैं, तो वो बच्चों इसी इकोनॉमिक सिस्टम का हिस्सा है। और जब हम इनको कंपैरिजन करते हैं हिमाचल की जो है अर्थव्यवस्था को बाकी राज्यों से, जो है भाई जब वो कंपैरिजन शब्द आ जाएगा तो वहां पर हम इकोनॉमी शब्द का ही इस्तेमाल करते हैं। जैसे मैं आपको क्लास की शुरुआत में ही इसका उत्तर दे पाया हूं कि भाई बहुत बार ऐसी बात कही जाती है कि भारत जो है अब यूएस, चाइना, जापान, जर्मनी से पीछे है, अब भारत चौथे नंबर पे हो जाएगा, तीसरे नंबर पे हो जाएगा। तो जहां पर कंपैरिजन शब्द है वहां पर हम इकोनॉमी को जो है कंपेयर करते हैं। और बच्चों इकोनॉमी को कंपेयर करने के लिए हमें चाहिए होती हैं कुछ वैल्यूज, कुछ नंबर्स। और बच्चों ये जो वैल्यूज हैं, ये जो नंबर्स हैं, तो यहां पर जो है हम जीडीपी का इस्तेमाल करते हैं, जीडीपी के नंबर की हम बात करते हैं। आप में से जो है हो सकता है कुछ विद्यार्थियों को डेफिनेटली पता भी होगा कि भाई जीडीपी क्या है, हो सकता है किसी को ना भी पता हो। ठीक है, तो बच्चों ये जो शब्द है हमारे पूरे के पूरे सब्जेक्ट में बहुत बार इसका इस्तेमाल किया जाएगा। इस डेफिनेशन को ध्यान से जो है आप देख लें, क्रॉस डेवलपमेंट ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो बच्चों इसका इस्तेमाल बहुत बार होगा। और है क्या ये? यहां पर मैं आपको 3-4 बड़े महत्वपूर्ण पॉइंट बताऊंगा बच्चों। जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं
बच्चों दूसरा पॉइंट, एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में, एक डिफाइंड ज्योग्राफिकल एरिया में जो भी गुड्स एंड सर्विसेज हैं, उनकी जो बच्चों मॉनेटरी वैल्यू है, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू है फाइनेंशियल ईयर में। अब जिन बच्चों को ना पता हो फाइनेंशियल ईयर का, उनको बता दूं, फाइनेंशियल ईयर का मतलब है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। बच्चों जो है ये जो फाइनेंशियल ईयर है, एक ज्योग्राफिकल एरिया में, एग्जांपल ले लीजिए बच्चों, यहां पर ये जो है हिमाचल प्रदेश है, ये हिमाचल प्रदेश का ज्योग्राफिकल एरिया है। वहां पर जितनी भी गुड्स का मतलब है वहां पर जो गाड़ियां हैं, वहां पर जो जहाज हैं, वहां पर जो कैमरा है, वहां पर जो मोबाइल फोन है, वहां पर जो टेबल पड़ा है, कुर्सी पड़ी है, जितनी भी गुड्स और सर्विसेज, मतलब कोई बैंक में सर्विस कर रहा है, कोई सरकार में सर्विस कर रहा है, जितने भी लोग सर्विस कर रहे हैं, सभी की मॉनेटरी वैल्यू को कैलकुलेट कर लेंगे एक वित्तीय वर्ष में, 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च। और बच्चों उसे हम बोल देंगे कि वो जो है हिमाचल प्रदेश की जीडीपी है, वो जो है हिमाचल प्रदेश का ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट है। ऐसे ही हम पूरे देश का भी जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है, ऐसे ही हम पूरी दुनिया का भी जीडीपी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बच्चों जब ये कैलकुलेट किया जाता है, उसी के संदर्भ में हम बोलते हैं कि भाई भारत की जो जीडीपी है या भारत की जो इकोनॉमी है, आज हम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी है, 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था है, या फिर हम 2030 तक दुनिया की तीसरी बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएंगे, क्योंकि तब तक हमारी गुड्स एंड सर्विसेज की जो मॉनेटरी वैल्यू है वो काफी ज्यादा इंक्रीज हो जाएगी। तो बच्चों ये जो शब्द है जीडीपी, उसको बार बार जो है इस्तेमाल किया जाना है आने वाले दिनों में, तो इसीलिए इसकी डेफिनेशन को जो है आप दिमाग में, अपने दिल में जो है वो बसा लें। तो जो है यहाँ पे मैं जो है उम्मीद करता हूं कि आपको ये बेसिक 2-3 चीजें जो बताई हैं वो आपको अच्छे से अंडरस्टैंड हो गई होंगी, और अगर हो गई हैं तो जो है एक बार आप बता दें, और कोई डाउट है वो भी पूछ लें। अनीता कुमारी जी जो है, डाउट लगता है आपको, आप पूछें क्या डाउट है, यहाँ पर क्या चीज समझ नहीं आ रही है। ठीक है बच्चों, यहां पर जब आपको कुछ समझ ना आए तो तब आप अपनी प्रॉब्लम ही लिख दिया करो जल्दी से, ठीक है, जो है बजाय कि आप नो लिखने की बजाय। हाँ जी, अनीता कुमारी, हाँ जी क्लियर है, ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया, ठीक है। तो बच्चों जो है यहां पर आपको जीडीपी पता लग गई, तो जीडीपी में आप एक बार रिवाइज करें, कौन कौन सी 4 महत्वपूर्ण बातें याद रखेंगे। एक, ज्योग्राफिकल एरिया में। दूसरा इंपॉर्टेंट, जो गुड्स एंड वहां पर सर्विसेज हैं। दूसरी, तीसरा, उनकी जो मॉनेटरी वैल्यू होगी बच्चों, ठीक है, जैसे आप जिस कमरे में बैठे हैं, आपके कमरे में क्या क्या होगा, आपका मोबाइल है, कोई टेबल हो सकता है, कोई चेयर हो सकती है, कोई बेड हो सकता है, ठीक है, आप हो सकता है जहां पर आप बैठे हैं वहां पर कोई एसी लगा हो। तो वो जितनी भी गुड्स और सर्विसेज, अब सर्विस तो फिलहाल आपके कमरे में कोई नहीं कर रहा, या आप तो स्टूडेंट हैं, आप पढ़ रहे हैं, मान लीजिए अगर आप सर्विस करते हैं तो उसकी भी वैल्यू। तो एक वित्तीय वर्ष के बीच जो है वो कितना होगा, वही आपके कमरे का जीडीपी है। तो इसको जो है दिमाग में बिठा लें। तो बच्चों ये हमारा जो है सिंपल इकोनॉमिक्स और इकोनॉमी का जो है बच्चों ये डिफरेंस है, आपको याद रखना है, ठीक। और जैसे यहां पर ये डिफरेंस लिखे हैं बच्चों, जो सब कुछ जो मैंने आपको बता दिया है। तो भाई जैसे लिमिटेड सोर्सेज को अनलिमिटेड लोगों तक कैसे लेके जाना है, और बच्चों हाउ रिसोर्सेज आर एलोकेटेड अमंग डिफरेंट मेंबर्स ऑफ सोसाइटी। फिर उसके बाद जो है हम पढ़ते हैं बच्चों ये जो इकोनॉमी से हैं, ठीक है, तो इनके कुछ टाइप्स हैं, ठीक है, आपने डेफिनेटली इनके बारे में सुना जरूर होगा, ठीक है। बच्चों एक जो है कैपिटलिज्म है, इसका हिस्सा इकोनॉमीज का, एक हिस्सा जो है सोशलिज्म है, और जो तीसरा हिस्सा जो है जिसे हम मिक्स्ड इकोनॉमी जो है वो बोलते हैं। तो बच्चों ये जो है ये जो 3 हिस्से हैं, हिंदी का अगर मैं जिक्र करूं तो बच्चों जैसे कैपिटलिज्म है, कैपिटलिज्म को हम पूंजीवाद बोल देते हैं। पूंजीवाद का जो आइडिया है, ये बच्चों जो है समाजवाद का आइडिया है, और ये बच्चों जो है दोनों को मिक्स करके जो बनाया गया वो मिक्स्ड इकोनॉमी है। तो यहां पर आप बता सकते हैं कि भारत में हम किस आइडिया से ज्यादा प्रभावित थे, और कौन से आइडिया को लेकर जब देश आजाद हुआ। तो जब देश में 1947 में जो है बच्चों 15 अगस्त को जब आजादी मिली, तो बहुत सारे ऐसे हमें डिसीजन लेने थे कि हमारी जो है भाई फॉरेन पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हमारी ट्रेड पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हमारी जो है
भाई मिलिट्री पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, हमारी इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी होनी चाहिए, सभी को लेकर पहली सरकार के आगे कई सारे सवाल थे। अब बच्चों जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी का जब जिक्र करते हैं कि इंडस्ट्रियल पॉलिसी कैसी हो, तो बच्चों 1948 में 1948 में इंडस्ट्रियल पॉलिसी के बारे में हमें डिसाइड करना था कि हमें पूंजीवाद की तरफ जाना है। पूंजीवाद से भाव ये है कि आप जो है भाई जो अमीर लोग हैं या आप कह लीजिए जो मार्केट फोर्सेस हैं, बच्चों जो मार्केट में लोग काम कर रहे हैं, जो बिजनेसमैन जो कम्युनिटी है, आप उनको पूरी तरह से आजाद कर दीजिए कि वो अपने डिसीजन खुद ले पाएं और उनके डिसीजंस के बीच जो है किसी भी तरह सरकार की जो है कोई भी जो है इंटरफेरेंस ना हो। और अगर ये संभव हुआ तब ही जो है भाई मार्केट में ज्यादा बूस्ट आ सकता है, तभी मार्केट में ज्यादा से ज्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो सकता है और मार्केट अपने उच्चतम स्तर तक जा सकती है। यहां पर पूंजीवाद का मतलब है कि यहां पर जो पूंजीवाद का मतलब है कि भी पूंजीपति या जो बिजनेस क्लास है उसको हमें प्रमोट करना है, उसमें किसी भी तरह की हमें रिस्ट्रिक्शंस नहीं लगानी है। फिर बच्चों जो है दूसरा जो है समाजवादी जो है, ये जो जो हम सोशलिज्म बोल देते हैं इस पॉलिसीज। और बच्चों ये जो पॉलिसीज हैं ये बिल्कुल ही इसके ऑपोजिट हैं। बिल्कुल इसके ऑपोजिट का मतलब है जहां पर भाई आप प्राइवेट ऑनर्स को, आप पूंजीपतियों को जो है आपने बिल्कुल भी अधिकार नहीं देना है। और आपने जो है ज्यादातर जो फैसले हैं, यहां पर मैं दो बातें बोल रहा हूं, ज्यादातर फैसले और 100% फैसले। बच्चों अब आप सोचेंगे कि सर इसमें फर्क ही क्या है, ज्यादातर फैसले और पूरे फैसले। बच्चों ज्यादातर फैसले जो है सरकार द्वारा लिए जाएंगे, उस देश में जो गवर्नमेंट बनी है उसके द्वारा लिए जाएंगे। तो बच्चों जब मैं बोलता हूं सारे ही फैसले सरकार द्वारा लिए जाएंगे, तो वहां पर इसका जो जो है बच्चों, इसका जो ऊपरी स्तर है या इसका जो है हम कह सकते हैं कि बड़ा स्वरूप है सोशलिज्म का, जिसे हम बच्चों जो है हम क्यूमिनिज्म भी बोल देते हैं, जिसका जो एग्जाम्पल है हमारे पास चाइना जैसा कंट्री है। ठीक है, तो बच्चों जहां पर जो है क्यूमिनिज्म है तो वो सोशलिज्म का बड़ा हिस्सा है, या कह लीजिए कि उसका बाप है, सोशलिज्म का बाप है क्यूमिनिज्म। तो बच्चों जहां पर पूरी तरह से सरकार कंट्रोल कर लेती है और सोशलिज्म में मैक्सिमम चीजें कंट्रोल कर लेती है, थोड़े बहुत चीजों को छोड़कर, जो है एक ये आइडिया था। तो ये प्राइवेट लोगों को प्रमोट कर रहा है, ये बच्चों सरकार को जो है प्रमोट कर रहा है। ठीक है, और अब जो है भारत में जब हम बात कर रहे हैं इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 की, तो तब ये डिसाइड हुआ कि भाई हम ना तो जो है पूरी तरह से पूंजीवाद की तरफ जा सकते हैं, पूंजीवाद का ये जो आइडिया है जो यूएसए जैसे कंट्रीज ने बच्चों अडॉप्ट किया, ना तो पूरी तरह से हम उस तरफ जाएंगे। इससे तो भारत जैसा देश जहां पर 90% से ज्यादा लोग उस समय पर गरीब थे, 80% तो अब भी सरकार बोल रही है, उस समय 90-95% लोग जो है गरीब थे। तो भाई उनका क्या होगा, नहीं तो फिर पूंजीपति अपने हिसाब से मार्केट चलाएंगे, अपने हिसाब से प्राइस रखेंगे। और अगर उन्होंने बेसिक रिक्वायरमेंट से जुड़ा सामान, गेहूं का, बच्चों दालों का, बच्चों जो है नमक का प्राइस बढ़ा दिया, तो गरीब लोग कहां जाएंगे। और हम पूरी तरह से सरकार के कंट्रोल में भी चीजें नहीं रखेंगे ताकि लोगों को, व्यापार करने वाले लोगों को बेनिफिट हो सके। तो इसी आइडिया को दोनों को मिलजुल कर आगे लेकर जाएंगे, थोड़ा कैपिटलिज्म को, थोड़ा सोशलिज्म को। इसे हमने जो है बोल दिया बच्चों मिक्स्ड इकोनॉमी। तो नेहरू जी जो है इंडस्ट्रियल पॉलिसी 1948 में उनका आइडिया आया कि ना तो हम पूरी तरह से यूएसए की तरफ, और बच्चों ये जो उस समय पर यूएसएसआर ने जो ये अडॉप्ट कर रखा था सोशलिज्म, जिसे आज हम रशिया बोलते हैं। तो बच्चों ये जो आइडिया है हम पूरी तरह से नहीं ले पाए, लेकिन बहुत सारी चीजों को मिक्स करके हम मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ है बच्चों हम चले गए थे। और जो है कभी कभी इनकी एग्जांपल्स भी ये पूछ ली जाती हैं, यूएसए सपोर्टिंग कंट्रीज, ये यूएसएसआर चाइना सपोर्टिंग कंट्रीज, और ये भारत जो है मिक्स्ड इकोनॉमी की तरफ है वो आगे बढ़ गया था। अब लेकिन इसमें ये इतना ही काफी नहीं है। अब बच्चों ये जो आइडियाज थे, ये बच्चों आइडिया ही तो है कि भाई जो है मार्केट फोर्सेस को आगे लेकर जाना है, नहीं सरकार को आगे लेकर जाना है, सरकार को कंट्रोल करना है। तो बच्चों ये जो आइडियाज हैं ये दिए किसने, ठीक है, और इन आइडियाज को जो है देने के पीछे कारण क्या था, उससे उस इनको हम अभी पढ़ेंगे। लेकिन उससे भी पहले जो है मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि बेहतर कौन सा है,
आपके मुताबिक जो है तीनों में से आपको बेहतर कौन-सा लगता है? और उसका एक-एक कारण अगर आप मुझे बता सकें, ठीक है? अगर आपने कारण बताया तो इसका मतलब है कि आपको अंडरस्टैंडिंग होनी शुरू हो चुकी है, तो वो ज़रूर बताओ आप। और ये अपने आप को अंडरस्टैंडिंग से बताना है बेहतर। और ऐसा कुछ नहीं है कि जो है भई आज देखें तो भाई यूएसए जो है वो भी कामयाब है, ठीक है? अगर आप देखें तो चाइना जैसे कंट्रीज़ भी महाशक्ति के रूप में उभर रहे हैं, जो कम्युनिस्ट सोशलिज़्म का जो बाप जिसको मैंने कहा था, उस आइडिया को लेकर चले थे। और बच्चों जो है मिक्स इकोनॉमी, भारत भी प्रगति के रास्ते पर है। ऐसा नहीं है कि भई कोई भी जो है पीछे है, ठीक है? तीनों ही आइडियाज़ अपने आप में जो है बड़े अच्छे हैं, ठीक है? तो भाई यहाँ पर जैसे कपिल गर्ग बोल रहे हैं कि भई मिक्स्ड अच्छा है क्योंकि इससे जो है बैलेंस जो है वो समाज में बना रहता है, ठीक है? तो बच्चों यहाँ पर जो है सबसे पहले अगर हम देखें कि मैं अगर आपसे पूछूं, हालांकि ये एक पॉलिटी का भी जो है प्रश्न पूछा हो सकता है कि बच्चों किसी भी देश में जो सरकार बनती है, आपको पता है कि भई जो सरकार का आइडिया है, बच्चों डेमोक्रेसी इससे जुड़ी हुई है कि लोकतंत्र, लोकतांत्रिक सरकार। लोकतांत्रिक सरकार का मतलब है कि जहां लोगों द्वारा सरकार चुनी जाए। भारत जैसे इसका एक बड़ा एग्जांपल है। भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है। लेकिन दोस्तों जब हम जो है चाइना में देखते हैं, जहां पर सिंगल पार्टी रूल है, सिंगल पार्टी जो है वहां पर काम करती है, सीपीसी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना। और बच्चों उन्हीं में से वो लोग डिसाइड कर लेते हैं किसको राष्ट्रपति बनना है, किसको प्रधानमंत्री बनना है। भारत में ऐसा कुछ डिसाइड नहीं होता। अभी इस बार लग रहा था कि मोदी जी इजीली बन जाएंगे, तो नतीजा सबके सामने है कि भाई उनको बहुमत भी नहीं दिया बीजेपी सरकार को, जहां पर वो खुद 370 के पार जो है 400 पार की बात करते थे। तो बच्चों भारत जो है वाकई एक लोकतांत्रिक कंट्री है, लोगों के मिजाज पर है, किसे लाना है, किसे पीछे छोड़ना है। तो बच्चों यहां पर जो है जब लोगों पर जो है भाई चुनाव के थ्रू आपको चुनना है, ठीक है? तो जो लोगों को जो है बेहतर ज़िंदगी मिल पाए, तो सरकार का ये पर्पस भी रहता है। आप सिर्फ़ और सिर्फ़ ये नहीं सोच सकते कि इससे देश को बेनिफिट होगा, क्योंकि देश को बेनिफिट का मतलब कभी-कभी ये नहीं होता है कि आपके लोग आपसे खुश हैं। मैं रिपीट करता हूँ मैं अब मेरी बात, कि देश बेहतर जो है काम कर रहा है। देश का जो नेशनल इनकम है, राष्ट्रीय आय है, बढ़ रही है। कभी-कभी इसका मतलब ये नहीं होता कि इससे जो है देश के लोगों को भी बेनिफिट हो रहा है। जैसे कि मैं आपको एग्जांपल देता हूं। बच्चों आपने ये देश जरूर सुने होंगे, कतर एक देश है। कतर है बच्चों, कुवैत एक देश है बच्चों। ये कई ऐसे देश, ठीक है बच्चों, जो कि व्यापार बड़े स्तर पे जो है तेल का, गैस का व्यापार करते हैं। रशिया है, चाइना भी इसका एग्जांपल ले सकते हैं। बहुत बड़ी इकोनॉमीज हो चुकी हैं। लेकिन बच्चों यहां पर जो है अगर आप देखें कि भाई इन कंट्रीज में ना ही तो हम कवैत, कतर जैसे कंट्रीज की दुनिया में कहीं ना ही तो इनके एजुकेशन को लेकर इनको जो है चर्चा में रहती, मतलब हम बात नहीं करते हैं कि यहाँ पर कोई एजुकेशन बहुत अच्छी है, ना यहाँ पर मेडिकल सर्विसेज बहुत अच्छी हैं, ना इनका इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है। बस कुछ ही लोगों ने इतनी तरक्की कर ली, इतने अमीर हो गए, इतने ज्यादा अमीर हो गए कि वो लगने लगा है कि जैसे कि पूरा देश ही बहुत ज्यादा वो जो है डेवलप हो चुका है। लेकिन कुछ ही लोगों ने इतनी ज्यादा तरक्की कर ली है कि बाहर की छवि कुछ और है, मतलब हाथी के दांत दिखाने की कुछ और है, लेकिन एक्चुअल में वहां पर 80% से ज्यादा जो जनता है उनके पास कोई अच्छी कंडीशंस में वो अपनी जिंदगी व्यतीत जो है वो नहीं कर पा रहे हैं। तो कहने का मेरा मतलब है कि जो है बच्चों यहां पर जो हम एग्जांपल ले रहे हैं कि भाई किसी भी देश को हम डेवलप्ड तब ही बोल सकते हैं जब वहां पर जो है हर वर्ग को जो है बेनिफिट हो, हर वर्ग का जो लिविंग स्टाइल है, जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो बेटर हो पाए। तभी हम कहेंगे कि भाई वहां पर जो है इकोनॉमी के बढ़ने का जो है आम लोगों को भी बेनिफिट हुआ है। नहीं तो होता क्या है, अमीर और अमीर होता है, गरीब और गरीब, और उनमें जो डिफरेंसेस हैं इतने ज्यादा बढ़ते हैं, इतने ज्यादा बढ़ते हैं कि भाई एक समय ऐसा आ जाता है कि जब वो गरीब व्यक्ति जो है उसके अंदर से मरने का डर खत्म हो जाता है और वो क्रांति कर देता है। जैसी क्रांति हमने 1917 में यूएसएसआर में देखी है, और वहां पर भी ऐसा ही हुआ जिसे हम मजदूर क्रांति के नाम से भी जानते हैं। और फिर अमीरों का पैसा भी लूट लिया गया, अमीरों की जमीनें भी ले ली गई। और बच्चों जो है फिर वो बहुत बड़ा हिंसक रूप में हमें वो क्रांति देखने को मिलती है, जहां पर लाखों लोग जो हैं वो मारे जाते हैं। तो वो क्रांति जो है
प्रेरणा तो बनी दुनिया के बहुत सारे देशों के लिए, लेकिन वो इतनी सफल नहीं हो पाई। तो हम देखते हैं कि भाई लोग दुखी रहे और 1991 आते-आते बच्चों कई सारे रीजंस की वजह से यूएसएसआर टूट गया और 15 देशों में वो अलग हो गया। तो यहां पर जो है हम देखते हैं बच्चों जो है कैपिटलिज्म, सोशलिज्म मिक्स्ड। तो ये जो आइडियाज हैं बच्चों, आइडियाज, तो सबसे पहले जो है हम आइडिया की बात करेंगे, पूंजीवाद के आइडिया की। और ये जो आइडिया है इस व्यक्ति द्वारा जो है बच्चों दिया गया था, जिसका नाम था एडम स्मिथ। तो बच्चों ये जो आइडिया है, अब ये आइडिया जो है काफी सक्सेसफुल रहा दुनिया के बहुत सारे देशों में। और बच्चों इसी वजह से इस व्यक्ति को जो है वो बच्चों फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी कहा जाता है, फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, या फिर बच्चों इसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी जो है बोल देते हैं, क्योंकि आइडिया कामयाब है तो इसी वजह से भाई आप फादर हैं। आपकी जो चीजें बताई गई जिससे लाखों करोड़ों लोगों को बेनिफिट हो रहा है, तो इसी वजह से इसे फाउंडर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स हम बोल देते हैं। अब बच्चों इसने एक किताब लिखी, इस किताब का नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। और इस किताब में इसने ये एक आइडिया दिया था, या लिखा भी हुआ है, जिसे हम बोल देते हैं लेसर्स फायर। अब लेसर्स फायर का बच्चों मतलब था कि आपने गवर्नमेंट को मार्केट में काम करने से पूरी तरह से रिस्ट्रिक्ट कर दिया है। अब इसका एग्जांपल देख लेते हैं बच्चों क्या हो सकता है। अब मैं आपको एक लेटेस्ट एग्जांपल देता हूं, इसका एक अच्छी चीज भी बोलूंगा और जो है आप अपने आप समझ जाएंगे कि भाई उसका फायदा क्या, नुकसान क्या। अब एडम स्मिथ बोल रहे हैं कि सरकार को बीच में नहीं आना चाहिए, लोगों को जो है बेनिफिट होगा, लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों का जो है डेवलपमेंट होगा। बच्चों आप देखें कि भाई जो मैंने आपसे अभी प्रश्न पूछा था कि सरकार किस लिए बनती है, सरकार का पर्पस होता है वेलफेयर ऑफ पीपल। लोगों की जिंदगी को बेहतर करना ही सरकार का मोटिव होता है। किसी भी लोकतांत्रिक सरकार का जो मोटिव है वो पैसा कमाना नहीं होता है। बच्चों मैं इसको अभी टेलीकम्युनिकेशन की दुनिया से जोड़कर जो है वो देखना चाहूंगा कि अब बच्चों 2016 में जो है एक कंपनी आती है जियो। और जियो ने एक रेवोल्यूशन लेकर आई मार्केट में, क्योंकि उससे पहले भारत में इंटरनेट के चार्जेस काफी ज्यादा महंगे हुआ करते थे। अब सरकार ने रेगुलेट भी जो है उन्हें अलाउ भी किया, उन्हें लीगलाइज किया बच्चों, उन्हें जो है लाइसेंस दिया। हमारे यहां पर आपको पता है भाई सभी सेक्टर से जुड़े कई सारे रेगुलेटर्स हैं जो उस सेक्टर से जुड़े डिसीजन लेते हैं। ऐसे ही टेलीकॉम से जुड़ा जो सेक्टर है उसके सारे डिसीजन जो है सरकार द्वारा बच्चों ट्राई नामक एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई गई है, जिसका फुल फॉर्म है टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया। तो बच्चों इसके द्वारा उसको लाइसेंस भी दे दिया गया। तो जिससे क्या हुआ कि हमने जो है एक तरह से एक और नई कंपनी को जो है अलाउ किया कि आप काम करें, आप जो है बिजनेस करें। और इस नई कंपनी ने है लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट जो है वो बच्चों जो है वो इंटरनेट बांट दिया, फिर सस्ते रेटों पर बांटना शुरू कर दिया। तो हम देखते हैं कि प्राइवेट लोग आए, कंपटीशन बढ़ा, कंपटीशन बढ़ने से जो है आम लोगों को बेनिफिट हुआ, सस्ते रेट में जो है सस्ते रेट में बेहतर सर्विस मिल पाई। तो बच्चों ज्यादा कंपनी आएंगी, ज्यादा मार्केट होगी, परफेक्ट कंपटीशन जिसे हम बोलते हैं, और जो है हमें बेहतर प्राइस मिल पाए। और हम जो है लोग जो है एक तरह से कितने सारे काम हैं आज ऑनलाइन के जमाने में, अभी आप ही देख लें। तो बच्चों अब ऑनलाइन की वजह से हम एक दूसरे से, आप पता नहीं हिमाचल के किस किस हिस्से से हमसे जुड़े हुए हैं, तो आज हम ये जो क्लास है वो जो है कर पा रहे हैं। ये इसका बड़ा अच्छा बेनिफिट हुआ है। बच्चों दूसरी तरफ अगर हम देखें कि भाई जो सरकारी तंत्र है, अब सरकारी तंत्र में रेड टेपिज्म बहुत ज्यादा होता है। अब आप ये शब्द पता नहीं आपने सुना है कि नहीं सुना, रेड टेपिज्म का मतलब है लाल फीतेशाही, जिसका मतलब है हर काम बड़ा आराम से धीरे 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 चलता रहता है, जिस वजह से सरकारी तंत्र में जो किसी भी तरह का व्यापार है वो अच्छे से नहीं हो पाता, किसी भी तरह की सर्विस अच्छे से नहीं प्रोवाइड करी जाती। ठीक है, आप सरकारी बैंक में जाते हैं, ठीक है, आप जो है उसी समय जो है आपको लाइन में लगना पड़ता है, आपसे वो जो है कभी कभी अच्छे से बात भी नहीं करते, कभी कभी उनका लंच टाइम हो जाता है। दूसरा प्राइवेट बैंक में जाएं, आपका जो उसी समय काम हो जाता है। तो यहां पर जो सरकारी तंत्र है पूरी दुनिया में, ये जो रेड टेपिज्म है, तो इसको सुस्त और स्लो मान लिया जाता है। तो बच्चों भारत में भी एक कंपनी थी बीएसएनएल, और ये जो बीएसएनएल है तो भाई वो कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। ठीक है, काम तो कर रही थी लेकिन कोई बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पा रही थी। तो हमने कहा कि भाई कोई भी नई कंपनी आए, अपना काम करे और पैसे कमाए। जियो आया और उसका हमें बेनिफिट ही हुआ। लेकिन बच्चों अब जियो
इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, इतना ज़्यादा बढ़ रहा है कि बच्चों अब जो है उसने कई सारी कंपनियों को खत्म ही कर दिया। और जो है अब नाम मात्र की कंपनियां रह गई हैं मार्केट में। एयरटेल रह गया, वोडाफोन रह गया और बीएसएनएल को कोई पूछ ही नहीं रहा था। और अभी उसने 2 हफ्ते पहले अपने प्राइस इंक्रीज कर दिए। तो लोगों ने जो है ऐसा सोचना शुरू कर दिया कि अब वो अपनी इस मार्केट बड़ी इतनी बड़ी मार्केट क्योंकि उसने अपने कंट्रोल में कर ली है, तो इसका वो बेनिफिट उठा रहा है। इसका वो जो है वो इस्तेमाल कर रहा है। आम लोगों की जिंदगी में जो है और महंगाई बढ़ा रहा है। तो ये हमने देखा कि भई जो है ये अब कैपिटलिज्म का नुकसान होना हमें शुरू हो गया। तो बच्चों जो है अब एक बेनिफिट भी आपने देख लिया, परफेक्ट कंपटीशन। नुकसान ये है कि अगर मोनोपोली होगी किसी कंपनी की, तो वो अपने मन चाहे प्राइजेस है वो ले सकेगा। तो बच्चों जो है अब यहां पर जो है आजकल आपको पता है बीएसएनएल जो है अपने प्राइजेस सस्ते कर रहे हैं, ठीक है? लेकिन अगर वो अपनी सर्विस भी अच्छी कर दे, अभी तक उसकी सर्विस को लेकर बच्चों जो है कोई बात नहीं करता, सर्विस इतनी अच्छी नहीं, मान लीजिए अगर उसकी सर्विस भी अच्छी हो जाए, तो ये भी एक अच्छी बात है कि भाई लोग जो है सस्ते रेट के ऊपर अच्छा इंटरनेट जो है ले पाएंगे। तो भाई जो है सोशलिज्म की ये जो है जो समाजवादी जो पॉलिसी का बच्चों जो है ये एक अच्छा उदाहरण है कि सरकारी कंपनी आएगी तो क्योंकि उसको तो वेलफेयर ऑफ पीपल के लिए काम करना है, तो वो तो सब कुछ सस्ता ही बेचेगी। वो तो आपको जो है सस्ते रेटों पर अनाज देगी, सस्ते रेटों पर चावल देगी, सस्ते रेटों के ऊपर जो है आपको मोबाइल फोन दे देगी, रिचार्ज कर देगी। लेकिन जो है अगर वो क्वालिटी जो है ना दे, तो फिर उसका बेनिफिट नहीं होगा। तो क्वालिटी उसको जो है बेहतर ही देनी पड़ेगी। अगर बेहतर क्वालिटी देगा, तो इससे आम लोगों को, गरीब लोगों को बेनिफिट होगा। लेकिन बच्चों नुकसान क्या है कि आमतौर पे सरकार द्वारा चलाई गई सर्विसेज में क्वालिटी जो है वो उतनी ज्यादा हमें नहीं मिल पाती। तो यहां पर आपने कैपिटलिज्म का एक बेनिफिट भी देख लिया, एक नुकसान भी देख लिया। ऐसे ही आपने अब जो है हमारे बच्चों जो दूसरा आइडिया था हमारा जो सोशलिज्म का, जो कार्ल मार्क्स द्वारा दिया गया था बच्चों, तो इसी का आइडिया था कि स्टेट कंट्रोल्ड इकोनॉमी हो, सरकार ही सब कुछ करे, वो इकोनॉमी हो। इसका भी एक आपने बेनिफिट देख लिया, एक आपने नुकसान देख लिया। और बच्चों ये जो आइडियाज हैं एडम स्मिथ ने लेसर्स फायर का आइडिया जो है अपनी किताब जो है वेल्थ ऑफ नेशन में दिया। ऐसे ही कार्ल मार्क्स ने बच्चों अपना जो आइडिया है, एक इन्होंने किताब लिखी थी दास कैपिटल। तो इसमें ये आइडिया दिया था कि सब कुछ सरकार द्वारा ही निश्चित हो, सरकार द्वारा ही कंट्रोल हो। और इसने बच्चों इसी मुद्दों पर जो है इस कम्युनिस्ट थ्योरी पर एक और किताब लिखी थी जिसका नाम था कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो, जो बच्चों फ्रेडरिक एंजल्स के साथ मिलकर जो है इस बंदे ने लिखी थी। तो ये जो है मार्क्स का आइडिया था, सोशलिज्म का, समाजवाद का। और बच्चों पूंजीवाद का जो आइडिया था वो था एडम स्मिथ का, जिसे हम फादर ऑफ इकोनॉमिक्स भी बोलते हैं। तो यहाँ तक बच्चों जो है थोड़ा-सा जो है आपके अंदर जो है एक छवि बननी, एक फ़िल्म बननी शुरू हो चुकी होगी। अंडरस्टैंड हो रहा है? अगर कुछ डाउट है तो यहीं पर आप पूछ सकते हैं जी, कोई ना कोई। ठीक है? तो सिर्फ़ अनीता को समझ आया, बाकी बच्चे? हाँ जी, मैं आपसे बार-बार इसलिए पूछता रहूँगा क्योंकि बच्चों जो है डाउट सेशन, ठीक है? वैसे तो हम डाउट सेशन भी आपका रखेंगे, ऐसा नहीं है नहीं रखेंगे। लेकिन मुझे लगता है ना अगर साथ-साथ ही सब कुछ जो है हो जाए, तो उससे बेहतर कुछ भी नहीं हो सकता। तो यू कैन आस्क एनीथिंग जी, ठीक है? तो क्लियर है जी बातें, है ना? और मैं आपको बता दूँ मतलब यहाँ पर ना कभी-कभी बच्चों के मन में प्रश्न भी उठते हैं कि सर ये जो आप पढ़ा रहे हैं इससे प्रश्न कैसे आएँगे? तो बच्चों हमें हमें नहीं पता कैसे प्रश्न आएँगे क्योंकि मैं आपको ना इतना डायनामिक सब्जेक्ट है, अंडरस्टैंडिंग होना बहुत बेहतर है। 2 तरह के प्रश्न होते हैं बच्चों, एक होते हैं फैक्चुअल क्वेश्चन, एक होते हैं बच्चों कांसेप्चुअल क्वेश्चन। मैं आपको दोनों ही साथ-साथ करवाऊँगा, लेकिन हम फैक्चुअल क्वेश्चन्स के बारे में तो फिर भी एक आइडिया लगा सकते हैं। लेकिन बच्चों कांसेप्चुअल के बारे में आइडिया लगाना मुश्किल है। हालाँकि अब तो फैक्चुअल के बारे में भी आइडिया लगाना इतना मुश्किल हो चुका है। अब आप देखें, मैं आपको एक एग्ज़ाम्पल देता हूँ बच्चों। अभी जो एग्ज़ाम हुआ था अ एचएएस का, तो बच्चों एचएएस के एग्जाम में इन्होंने, मैं आपको दो बड़ी अजीब से क्वेश्चन दिखाऊंगा। हाँ जी, तो बच्चों जैसे एक क्वेश्चन है, ठीक है?
अब इसमें ना इन्होंने, जैसे अभी हम बात कर रहे थे गरीबी रेखा की, बिलो पॉवर्टी लाइन की बात कर रहे थे, गरीब लोगों की, सरकार समय समय पर इससे जुड़ी हुई कई सारी कमेटीज का गठन करती रही है बच्चों। जैसे एक कमेटी थी तेंदुलकर कमेटी, फिर बच्चों रंगाराजन कमेटी, ठीक है, फिर बच्चों लक्कड़वाला कमेटी, अलग कमेटी। तो बच्चों अब इनके बारे में प्रश्न क्या पूछे, इन कमेटीज ने क्या रिपोर्ट दी, ये नहीं पूछा। ये पूछ लिया गया कि भाई ये कमेटीज जब जब आई थी इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगा दो आप। अब जैसे कि बच्चों जो अलग कमेटी है वो 1979 में आई थी, फिर बच्चों तेंदुलकर कमेटी जो है वो 2009 में आई, लक्कड़वाला कमेटी 1993 में आई, फिर बच्चों जो है रंगाराजन कमेटी 2012 में आई। तो इसको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना था, तो ट्रिकी हो गया ना। तो भाई आपने कंसेप्ट समझा लेकिन यहाँ पर फैक्चुअल आ गया। तो कई बातों पर जो है ये जो सब्जेक्ट है हमें जो है भाई एक तरह से जो है वो बड़ा प्रभावित करता है। और फिर जो है हमारे लिए, अब क्योंकि हमें पहले से पता है कि भाई इस तरह से प्रश्न आते हैं, तो हम उसी एंगल से पढ़ते रहेंगे, कंसेप्चुअल भी करते रहेंगे, फैक्चुअल भी करते रहेंगे, कोई भी चीज हमें इसमें नहीं छोड़नी है। तो ये जो आइडिया है हर बात का और जो फैक्ट है हर चीज जो है बड़ी महत्वपूर्ण है। ठीक। हाँ जी। तो भाई यहाँ पर जो है जो है उदय बोल रहे हैं कि कार्ल मार्क्स का सब जो है आइडिया। तो बच्चों ये कार्ल मार्क्स जो एडम स्मिथ का आइडिया, पूरी तरह से कैपिटलिज्म ले आओ, पूंजीवाद ले आओ, प्राइवेट लोगों को ही जो है आपको प्रमोट करना है। मैं एक और एग्जांपल के साथ आपको ये आइडिया बता देता हूं उदय, ठीक है, बाकी भी स्टूडेंट समझें। ठीक है, कि बच्चों जो है जैसे कि हमारे यहाँ पर फसलें जो है वो उगाई जाती हैं, है ना, जो किसानों द्वारा फसलें हैं, जैसे हमारे हिमाचल में एप्पल्स का जो है ग्रोथ रेट है। बच्चों मुझे ये बताएं कि एप्पल्स का जो है वो प्राइस जो है वो कौन तय करता है? क्या केंद्र केंद्र के स्तर पर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट के स्तर पर बच्चों इसके लिए कोई एमएसपी दिया जाता है, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, कि सरकार कहे कि भाई अगर आपके सेब कहीं नहीं बिके तो हम आपके ये जो सेब हैं न्यूनतम इस प्राइस के ऊपर ले ही लेंगे? यस या नो? क्या केंद्र सरकार द्वारा एप्पल की फसल के ऊपर कोई मिनिमम सपोर्ट प्राइस दिया जाता है? हाँ जी, सिर्फ एक ही बच्चा बोल रहे हैं। हाँ जी, ठीक है, इसके ऊपर कोई न्यूनतम जो है बच्चों प्राइस नहीं देती है केंद्र सरकार। अब बच्चों जो है इससे क्या फायदा नुकसान? अब फायदा नुकसान ये है कि भाई जो किसान है वो इंडिपेंडेंट है, वो अपना व्यापार कर सकता है और कहीं भी जाकर कितने भी प्राइस में वो बच्चों बेच दे। ठीक है, अगर उसे लगता है कि उसका एप्पल अच्छी क्वालिटी का है, अच्छी उसकी जो है फसल है, तो वो शिमला आएगा या जो जो भी नियर बाय मंडी आएगा और वहां पर उसे बेच देगा। बच्चों जो है ये प्राइस कभी बढ़ भी सकता है, ये प्राइस कभी कम भी हो सकता है। तो बच्चों ये जो पूंजीवाद तो ये बोल रहे हैं, ठीक है। और अगर बच्चों सरकार बोल दे, कार्ल मार्क्स ये बोल रहे हैं कि भाई आपको सिर्फ प्रोडक्शन ही करनी है, आपको टेंशन नहीं लेनी, ठीक है, आप एक काम करो एप्पल बेचो और ये प्राइस है, हम इस प्राइस के ऊपर ले लेंगे, आगे हम जाने, हमारा काम जाने, हम लोगों को जो है सस्ता दे महंगा दे अलग बात है। ठीक है, तो ये पूरी तरह से सरकार द्वारा ही निश्चित किया जाता है। अब भारत में बच्चों हर फसल के ऊपर तो एमएसपी नहीं है, लेकिन सरकार द्वारा, केंद्र सरकार द्वारा 22 फसलों के ऊपर जो है बच्चों वो दिया जाता है एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। तो भारत, जब हम मिक्स्ड इकोनॉमी बोलते हैं ना, कि भारत थोड़ा बहुत कंट्रोल भी करता है मार्केट को, लेकिन पूरी तरह से कंट्रोल नहीं करता है, हम इंडिपेंडेंट जाने देते हैं। ठीक है, तो 22 फसलों के ऊपर सरकार जो है वो एमएसपी जो है प्रोवाइड करती है। मिनिमम जो प्राइस है जो सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है, जिसपे वो बोलती है कि हाँ हम गेहूं इस प्राइस के ऊपर खरीदेंगे, आप हमें बेच दीजिए। ठीक है, वो भी ऐसा नहीं है कि कोई उनको जो है जबरदस्ती की जाती है कि अगर आप बेच देंगे हम मंडी से उठा लेंगे उसे, ठीक है, वहां पर आप पैसे मिल जाएंगे आपको। ऐसे ही चावल के ऊपर बच्चों जो है एमएसपी दी जाती है, शुगर केन के ऊपर एमएसपी दी जाती है। ठीक है, तो ऐसी 22 फसलों के ऊपर है भारत सरकार द्वारा एमएसपी दी जाती है। तो अब आप समझ गए होंगे कि भाई कार्ल मार्क्स बोलता है कि सब कुछ स्टेट कंट्रोल्ड हो, गवर्नमेंट कंट्रोल्ड हो, ठीक है, और जो है ताकि हम जो है सभी लोगों में बराबर पैसा बांट सकें, कोई गरीब ना हो, कोई अमीर ना हो, सभी के पास बराबर जमीनें हो, एक जैसे घर हो, और जो है ये अमीरियत और गरीबी का कंसेप्ट खत्म करके इक्वालिटी के कंसेप्ट को हमें आगे लेके जाना है। सुनने में काफी अच्छा भी लगा था,
लेकिन उतना भी कामयाब नहीं हो पाया जितना भाई ये सुनने में लगा हमें, क्योंकि एग्जाम्पल देखते हैं कि दुनिया में जो है एक जो तानाशाह गवर्नमेंट के रूप में अगर हम कोई एग्जाम्पल देते हैं, तो बच्चों फिर वो पूरी तरह से हम नॉर्थ कोरिया या चाइना की तरफ चले जाते हैं, जहां पर कम्युनिस्ट तरह का जो है गवर्नमेंट है बच्चों। कम्युनिस्ट जो है वो उनका जो है मार्केट का जो आइडिया है, ठीक है। और जो रशिया है बच्चों, वो जो है उसने अपने आप को कभी सोशलिस्ट कहा था, लेकिन वहां पर भी देखते हैं कि सरकार का बहुत ज्यादा नियंत्रण है वहां की मार्केट के ऊपर भी और वहां के बिजनेसमैन के ऊपर भी। ठीक, हाँ जी उदय, अंडरस्टैंड, समझ आया है या नहीं? हाँ जी, ठीक है। तो बच्चों जो है ये सोशलिस्ट इकोनॉमी है, ठीक है। और जैसे मैं कई सारी एग्जांपल आपको दे ही चुका हूं, ठीक है। तो बच्चों जो है यहाँ पर फिर एक तीसरा है मिक्स्ड इकोनॉमी। तो बच्चों जैसे हमने कार्ल मार्क्स का जिक्र कर लिया है, हमने जो है एडम स्मिथ का जिक्र कर लिया है, वैसे ही बच्चों ये जो जो शब्द था मिक्स्ड इकोनॉमी, इसको इसको सबसे पहली बार इसका जो इस्तेमाल है वो एक इकोनॉमिस्ट थे जिनका नाम था पैट म्यूलियंस। और पैट म्यूरियंस का बच्चों ये जो आइडिया था कि भाई दोनों को साथ लेकर भी चला जा सकता है, इसको एक अमेरिका के बड़े मशहूर इकोनॉमिस्ट हुए हैं जेएम कीन्स, उनके द्वारा बच्चों इसे सपोर्ट किया गया और उसके बाद जो इसे काफी सारी पॉपुलैरिटी भी मिली। और भारत जैसे देश, जिन्हें 1950-60 के दशक में तीसरी दुनिया का देश कहा जाता था, बच्चों तीसरी दुनिया, अब आप सोचेंगे ये तीसरी दुनिया कौन सी होती है? बच्चों तीसरी दुनिया वो थी जो दूसरे विश्व युद्ध के बाद बच्चों एक दुनिया वो बनी जो कंट्रीज यूएसए को सपोर्ट करते थे। दूसरी दुनिया वो बनी जो बच्चों यूएसएसआर, जो बच्चों जिसे आज हम रशिया बोलते हैं, जो रशिया को सपोर्ट करते थे। और बच्चों तीसरी दुनिया में वो कंट्रीज थे जो इन दोनों की लड़ाई से बचना चाहते थे, ना वो अमेरिका की तरफ जाना चाहते थे पूरी तरह, ना वो रशिया की तरफ, वो जो है अलग जोन में थे, वो उन दोनों की लड़ाई का हिस्सा नहीं बनना चाहते थे। भारत भी उनमें से एक था। तो भाई जो है ये तीसरी दुनिया के देशों में बहुत सारे लोगों ने जो है मिक्स्ड इकोनॉमी का रास्ता अपनाया। तो बच्चों जो है ये रास्ता जो है जेम कीन्स द्वारा जो है सपोर्ट किया गया, पॉपुलर किया गया, और जिसमें जो है हमने कहा कि हम दोनों ही पॉलिसीज को जो है आगे लेकर जो है वो जाएंगे। अब आप जो है आप कहेंगे कि सर इसका एग्जाम्पल दे दीजिए। इसके एग्जाम्पल के तौर पे बच्चों जो है आप देख लीजिए, बहुत सारे एग्जाम्पल मिल जाएंगे। जैसे कि आप जो है बसेस की बात करें कि आप कौन कौन से शहर से हैं भाई, ठीक है। अब जिस भी शहर से हैं, मान लीजिए आप शिमला से हैं, मान लीजिए आप जो है कांगड़ा से हैं, तो भाई आपके शहर से चंडीगढ़ के लिए बच्चों कौन सी बस आती है? आप कहेंगे सर सरकारी बस आती है। फिर आप कहेंगे नहीं सर प्राइवेट बस भी आती है। तो यही तो जो है मिक्स्ड इकोनॉमी है कि भाई सरकार भी काम करेगी, प्राइवेट लोग भी काम कर पाएंगे, दोनों ही मिलजुल कर काम करेंगे। तो बच्चों जो है जहां पर दोनों को ही आगे बढ़ने का मौका मिलता है, बीएसएनएल भी है और जियो एयरटेल वोडाफोन भी है, ठीक है। फिर बच्चों जो है अगर हम बात करें, अब तो वैसे एयर इंडिया जो जहाज की कंपनी थी वो टाटा द्वारा खरीद ली गई, लेकिन बच्चों जो है 2-3 साल पहले तक तो वो सरकारी थी। तो कितने सारे प्राइवेट कंपनियां भी काम कर रही हैं मार्केट में जहाजों में, जैसे कि इंडिगो है बच्चों, जैसे कि किंगफिशर है, ठीक है। कितनी ही सारी कंपनीज हैं, लेकिन साथ साथ जो है ये एयर इंडिया भी काम कर रही थी, हालांकि अब वो इतने ज्यादा नुकसान में चली गई, तो भाई सरकार ने कहा कि भाई इससे बेहतर तो जो है हम इसे बेच ही देते हैं। तो वैसे सरकार, अमेरिका जैसी सरकार या अमेरिका जैसे जो मॉडल्स हैं वो तो कहते हैं कि भाई कैपिटलिज्म कहता है कि भाई सरकार ना सिर्फ लोगों का बेनिफिट करे, वेलफेयर करे, उसके लिए सोचे, वो बिजनेस ना करे, ठीक है। लेकिन भारत में तो जो है हम बिजनेस भी करते हैं। कितनी सारी कंपनियां हैं, जैसे कि इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड बच्चों, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड बच्चों, कोल इंडिया लिमिटेड, भेल सेल गेल, कितनी ही सारी कंपनीज हैं जिसका पूरा नियंत्रण जो है वो सरकार के पास है, काफी हद तक जो नियंत्रण है सरकार के पास है, ठीक है। बच्चों ये जो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की बात करें, है ना, ये जो है ऐसी कई सारी कंपनीज हैं जो जो सरकार द्वारा चलाई जाती हैं। हालांकि यहां पर मैं बता दूं आपको कि इन जिन भी कंपनीज का मैंने नाम लिया है बच्चों, इन्हें हम पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बोलते हैं। मैं इसको पूरी तरह से लिख दूं, पब्लिक सेक्टर यूनिट्स जो है इन्हें बोलते हैं। बच्चों इसका मतलब होता है, जहां पर भी ये शब्द आ जाए ना पब्लिक सेक्टर, तो बच्चों ये शब्द का मतलब हमेशा याद रखें, जहां पर सरकार 100% तो जो है वो कंट्रोल, बच्चों 100% तो जो है कंट्रोल नहीं करती, वेयर गवर्नमेंट, वेयर गवर्नमेंट शेयर इज
मिनिमम 50% और मोर देन 50%, जहां पर गवर्नमेंट की शेयरिंग बच्चों कम से कम 50% या 50% से ज्यादा हो, उन्हें हम जो है पब्लिक सेक्टर यूनिट्स बच्चों बोल देते हैं। तो ये सारी एग्जांपल्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की, भारत हैवी इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड बच्चों, गैस अथॉरिटी ऑफ इंडिया लिमिटेड, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, ये सारी एग्जांपल पब्लिक सेक्टर यूनिट की हैं। और बाकी जो इन्होंने ऑनरशिप है वो प्राइवेट लोगों में, जो भी उनके शेयर मार्केट जो है वो बच्चों खरीदते हैं, शेयर उनके खरीदते हैं, उनके पास जो हमने दे रखी है। तो लेकिन जो है हम बिजनेस भी करते हैं, लेकिन बच्चों कंपनियां जो है तेल की अगर हम बात करें, कच्चे तेल की, तो जियो इंडस्ट्री भी उसमें काम करती है। ठीक है, कई और प्राइवेट लोग उसमें काम कर रहे हैं, हवाई जहाज में, ट्रांसपोर्टेशन में बच्चों जो है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं और कई सारी एग्जांपल ले लूं, अगर बच्चों अगर हम बात करें, अभी तो आटा, अगर हम बात करें आटा चावल, अगर आप एक करंट अफेयर लगातार पढ़ रहे हैं तो आपको शायद पता होगा, अभी 3-4 महीने पहले सरकार ने कहा है कि भाई एक तो हम लोगों को आटा दाल वगैरह देते हैं ना स्कीमों के माध्यम से, कि 5 रुपये का दे देते हैं, मतलब 3 रुपये किलो गेहूं, 2 रुपये किलो चावल, इस तरह से कुछ बहुत ही सस्ते रेट के ऊपर दे देते हैं। कई स्कीमों में फ्री ऑफ कॉस्ट भी राशन दे देते हैं। अब सरकार जो है सोचती है कि भाई अगर आपको कुछ ढंग की क्वालिटी का सामान लेना है, थोड़ी अच्छी क्वालिटी का सामान लेना है, तो हमने एक ना ब्रांड बनाया है, और उस ब्रांड का नाम है बच्चों भारत। तो अब वो बेच रहे हैं भारत आटा, भारत दाल बच्चों, भारत जो है ऑयल सीड, और उनके प्राइसेस थोड़े से ज्यादा किए हैं। मान लो जो है भाई किसी का प्राइस अगर मार्केट में उसका प्राइस 30 रुपए है, तो उन्होंने 20 रुपए ले रहे हैं, 25 रुपए ले रहे हैं, और उसको भी कोई भी जाके खरीद सकता है। तो बच्चों जो सरकार है, सरकार भी थोड़ा बहुत व्यापार करती है, लेकिन सरकार के व्यापार करने का पर्पस जो है ज्यादातर यही रहता है कि भाई जो जरूरत की जो सामान है उसको जो है लोगों तक जो है सही प्राइसेस के ऊपर बढ़ाया जा सके। सरकार को ज्वेलरी की दुकानें नहीं खोलनी है, ज्वेलरी कोई गरीब बंदा नहीं खरीदता। सरकार को जो है बड़े बड़े मॉल नहीं खोलने, क्योंकि मॉल में कोई गरीब बंदा नहीं जाता। सरकार को जो है बच्चों जो है भाई बड़ी बड़ी आलीशान जो घड़ियों के शोरूम्स है नहीं खोलने हैं। सरकार को जो है बच्चों जो है उनको तो जो है बच्चों वो चीज बेचनी है जो बेसिक रिक्वायरमेंट से जुड़ी हुई है, ताकि लोगों की बेसिक नेसेसिटी को लेकर जो है कोई जो है बच्चों जो है उनको किसी तरह की वहां पर जो है कोई समस्या ना हो। तो बच्चों बेसिक रिक्वायरमेंट क्या है? बेसिक रिक्वायरमेंट है रोटी। रोटी बच्चों जो है, तभी मैं बोल रहा हूं कि सरकार जो है गेहूं के ऊपर, चावल के ऊपर, पल्सेस के ऊपर, इनके ऊपर एमएसपी भी देती है, और फ्री ऑफ कॉस्ट या फिर थोड़े बहुत पैसे लेकर जो है लोगों को प्रोवाइड करती है। कपड़ा बच्चों, कपड़े को लेकर अगर हम बात करें तो वही कॉटन, कॉटन के ऊपर भी बच्चों जो है एमएसपी दी जाती है। और सरकार की भी कई सारी बच्चों कोऑपरेटिव जो है ऑर्गेनाइजेशंस हैं जहां से कपड़ा बनता है। और मकान, मकान को लेकर भी सरकार सब्सिडी देती है। आपको पता होगा प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत भाई लोगों को 2,67,000 तक की सब्सिडी प्रोवाइड की जाती है। कहीं कहीं पर जो है बच्चों बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट भी जो है लोगों को जो है किसी योजना के तहत दिए जाते हैं। तो सरकार बेसिक रिक्वायरमेंट से जुड़ा काम करती है, लेकिन प्राइवेट लोग भी काम करते हैं। किसी के पास 2 एकड़ की भी कोठी है, किसी के पास बच्चों जो है वो एक एक टाइम का खाना भी जो है 1-1 लाख रुपए में खा रहा है, मतलब इतने महंगे रेस्टोरेंट है भारत में। और अभी अंबानी की शादी हो रही है, कपड़े भी हमने देखे भाई, गोल्ड प्लेटेड कपड़े हैं ना, कितना गोल्ड लगा है, कह रहे हैं 80 लाख का साड़ी है, 2 लाख का सूट है। तो हमने जो है प्राइवेट लोगों को भी और जो है अपनी छूट दे रखी है काफी हद तक, और सरकार भी अपना काम जो है करती जा रही है। तो ये बच्चों सारी की सारी जो है मिक्स्ड इकोनॉमी की जो है वो जो है करेक्टरिस्टिक्स हैं, और दोनों को मिलाकर ही जो है देश को हम आगे बढ़ाने की कोशिश जो है बच्चों वो कर रहे हैं। हालांकि हालांकि जो है बच्चों कुछ ऐसे क्षेत्र हैं जैसे कि मिलिट्री, मिलिट्री के ऊपर, डिफेंस के ऊपर जो है लगभग जो पूरा कंट्रोल सरकार का है बच्चों। अंतरराष्ट्रीय ट्रेड के ऊपर लगभग कंट्रोल सरकार का है। रेलवेज के ऊपर बच्चों पूरा कंट्रोल सरकार का है। तो कुछ क्षेत्रों को छोड़कर जो है बाकी सभी में हमने प्राइवेट लोगों को आगे बढ़ाने की भी कोशिश की है, और सरकार भी आगे जो है बच्चों वो जो है वो बढ़ रही है। तो बच्चों जो है ये जो है हमारा बेसिक जो है हमने जो है पढ़ा है, और ये जो है हमने पढ़ा है बच्चों अबाउट द इकोनॉमी। ठीक है, तो ये 3 तरह की इकोनॉमी, मुझे नहीं लगता कि इसमें किसी भी तरह का आपका डाउट होगा। कैपिटलिज्म, सोशलिज्म या फिर जो है मिक्स्ड इकोनॉमी के बीच, आई थिंक सब कुछ अच्छे से आपको समझ आ गया होगा।
ठीक है? तो बच्चों जो है आज का लेक्चर तो मैं फिर यहीं तक ही रखूँगा, ठीक है? तो जो है इसके बाद फिर हम बच्चों इसको भी कंटिन्यू रखेंगे, हमारी इकोनॉमी की क्लासेस को। और मैं यहाँ पर बता दूँ आपके बच्चों जिन्होंने शायद आज एडमिशन ली हो, तो आपके पोर्टल में जो है परसों की क्लास जो हुई थी वो भी अवेलेबल हो गई होगी, परस कल की भी अवेलेबल हो गई होगी। और बच्चों जो है उसको आप देखना शुरू करें। नोट्स आपको मंडे से मिलने शुरू हो जाएँगे, तो मंडे से आपकी प्रॉपर 2 क्लासेस और प्लस फिर हिमाचल जीके भी आई थिंक वेडनेसडे से आपको मिलनी जो है शुरू हो जाएगी। तो बच्चों जो है आखिर में मैं आपको फिर एक बार बता दूं, अगर आपको जो है जो बच्चे ऑलरेडी इनरोल हो चुके हैं और जो नहीं भी हुए, किसी को भी कोई भी डाउट हो आप मुझे मैसेज कर सकते हैं बच्चों। मेरा नंबर है 9417828056। और बच्चों हम आपका एक व्हाट्सएप ग्रुप भी बना रहे हैं, ठीक है? तो अगर आप जो है अगर आप पे कर चुके हैं, अगर आप हमसे जुड़ चुके हैं ऑलरेडी, तो बच्चों आप अपना जो है जो आपने पेमेंट की थी उसका जो है एक स्क्रीनशॉट लेकर जो है वो भी मुझे भेज दीजिए, ताकि जो हमने ऑलरेडी एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा है आपके लिए, वो भी जो है बच्चों जो है उसमें मैं आपको ऐड ऑन कर दूंगा। और जो है इस पे आप एक बार मैसेज कर दें, और अगर आपका कोई डाउट है तो आप इस पे कर सकते हैं, और आपकी हर समस्या को सुलझाने के लिए हम जो है कोशिश करते रहेंगे। तो बच्चों आज की क्लास यहीं पर खत्म। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।